तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पर और आज हम लोग देखने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मतलब आज का टॉपिक अगर क्लियर नहीं करते हैं तो समझ जाइए कि आप कुछ भी क्लियर नहीं करते हैं। मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम में से आना तय है। मतलब मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन आज के टॉपिक से जरूर एग्जाम में रहेंगे। तो इसलिए गाइस आप लोग बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ अच्छे तरह से सुन लेंगे तो आप लोगों को अभी कभी याद हो जाएगा और एग्जाम में मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करके आएंगे। मतलब आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तो आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को क्लियर करते हैं और समझते हैं। आज 10 क्वेश्चन मैं बताऊंगा और उस 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन एग्जाम में फाइनल रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए बड़े ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, जिसमें से हम 1 नंबर जो क्वेश्चन बताने वाले हैं देखिए, जो कि 43 नंबर दिया गया है कि WHO क्या है। देखिए WHO कुछ है नहीं, एक ये क्या है, WHO एक प्रकार की समिति है। मतलब ये जनन स्वास्थ्य की परिभाषा दी थी। किसकी परिभाषा? जनन स्वास्थ्य की परिभाषा ये देती है। देखिए जनन स्वास्थ्य की परिभाषा में बताती है कि अगर कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से, व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से, एक और नहीं लिखा गया है मानसिक रूप से, देखिए यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे, शारीरिक रूप से भावनात्मक रूप से, व्यवहारिक रूप से और सामाजिक रूप से अगर कोई स्वस्थ है तो उसको हम लोग स्वस्थ समाज बोलते हैं। मतलब कोई व्यक्ति है जो कि सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, भावनात्मक रूप से और क्या, शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ है तो उसको हम लोग जनन स्वास्थ्य बोलेंगे। अन्यथा अगर किसी भी प्रकार की कोई टेंशन में रह रहा है, भावनात्मक या व्यवहारिक उसकी आदत ठीक नहीं है, तो उसको हम लोग स्वस्थ नहीं बोलेंगे। तो इस बात को याद रखेंगे कि WHO ने किसका परिभाषा दिया था? जनन स्वास्थ्य क्या। और इस परिभाषा में क्या बताया कि अगर कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से, व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से स्वस्थ है तो उसको स्वस्थ व्यक्ति बोलेंगे। और WHO को फुल फॉर्म पूछ देता है तो उसका होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग ध्यान रखेंगे WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए परिवार नियोजन क्या है। देखिए हमारा भारत देश जब आज़ाद हुआ था तो आज़ाद के बाद 1951 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में मतलब हमारी देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी। लगातार क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। जैसे में हम लोग एग्जाम्पल के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे देश की जनसंख्या था 35 करोड़। कितना था हमारा जब देश आज़ाद हुआ था उस समय भारत की जनसंख्या कितना था? 35 करोड़। और 2000 ईस्वी में कितना हो गया? 1 अरब हो गया। ठीक है, ये भारत देश के आंकड़ा है कि हमारे भारत देश में जब देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे देश की जनसंख्या 35 करोड़ थी, लेकिन वही 2000 ईस्वी में कितना हो गया? 1 अरब हो गया। और जैसे मैंने विश्व की बात कर लूँ तो विश्व की जनसंख्या 1900 ईस्वी में कितना था? 2 अरब था। 1900 ईस्वी में कितना था? 2 अरब। अब वही देखा जाए भारत की तो भारत के 1900 ईस्वी में 2 अरब पूरे विश्व की जनसंख्या था। अब वही 2000 ईस्वी में देखा गया तो 6 अरब हो गया। कितना अरब हो गया? 6 अरब हो गया। मतलब क्या हुआ कि लगातार जनसंख्या क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। जैसे हम आप लोग ध्यान रखेंगे कि 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या 2 अरब थी और 2000 ईस्वी में कितना हो गया? 6 अरब। मतलब लगातार जनसंख्या क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। अगर ऐसी ही जनसंख्या बढ़ता रहे तो जनसंख्या विस्फोट हो सकती है। तो इस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए क्या किया हमारी भारत सरकार ने? सबसे पहले कब जी? 1951 ईस्वी में एक कार्यक्रम चलाया जिसका नाम था परिवार नियोजन। और इस परिवार नियोजन में क्या किया गया? देखिए मैं बताता हूँ। परिवार नियोजन भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजन एवं कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसे परिवार नियोजन कहते हैं। मतलब इसमें क्या अपनाया गया था कि हम दो हमारे दो। कितने जी? हम दो हमारे दो। ये नीति अपनाई गई थी जिससे हमारी देश की जनसंख्या क्या हो? नियंत्रित हो। लेकिन जितने बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन उन्होंने अपनाया था कि हम दो हमारे एक। जितने बिजनेसमैन थे वो क्या अपनाए थे? हम दो हमारे एक। ये बिजनेसमैन किए थे। बाकी लोगों के लिए क्या था? हम दो हमारे दो। ये हमारे देश में 1951 ईस्वी में ही लग गया, जिसको हमने परिवार नियोजन के नाम से जाना था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एमिनोसिंथेसिस क्या है? तो एमिनोसिंथेसिस क्या होता है? एमिनोसिंथेसिस एक प्रकार का प्रक्रिया होता है जिससे क्या पता लगा सकते हैं कि अगर गर्भ में कोई शिशु पल रहा है, भ्रूण पल रहा है, तो वो नर है या मादा है, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और क्या कर सकते हैं कि इसमें कोई बीमारी तो नहीं है या कोई आनुवंशिक बीमारी पैदा तो नहीं हो रही है, जो भ्रूण है उसमें किसी भी प्रकार की आनुवंशिक बीमारी तो नहीं हो रही है, इसकी जानकारी हम ले सकते हैं। और क्या, नर है
या मादा है, इसकी जानकारी ले सकते हैं। या गर्भ में कोई बच्चा पल रहा है, उसको कोई रोग तो नहीं है, इसके बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं। किससे? इम्यूनोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा। ये देखिए इम्यूनोसिंथेसिस क्या है कि माँ के गर्भ में विकसित हो रहे शिशु की कोशिकाओं में मौजूद गुणसूत्र की जांच करके उसके लिंग का पता लगा सकते हैं। मतलब नर है या मादा है, इसके बारे में पता लगा सकते हैं। या किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं हो रही है, उसके बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनोसिंथेसिस। इसका हिंदी होता है उलवेधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसलिए ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है IUCD क्या है? तो देखिए, अगर हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो उस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कोई ना कोई उपाय सोचना होगा। तो हमारे देश में बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया जिससे हम लोग जनसंख्या नियंत्रित कर सकते हैं। उसमें से ही एक है IUCD। एक बर्थ कंट्रोलिंग का काम करता है। ये महत्वपूर्ण क्या है? विधि है जिससे अत्यधिक बर्थ मतलब जनसंख्या बढ़ रहा है उसको हम लोग नियंत्रित किया जा सकता है। ये है एक प्रकार का यंत्र है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, कापोल्टी एक प्रकार का जनसंख्या नियंत्रक है। यह ऐसी युक्ति होती है जो फीमेल की वेजाइना में क्या कर देती है? एक्सपर्ट नर्स के द्वारा या डॉक्टर के द्वारा क्या कर दिया जाता है? वेजाइना में लगा दिया जाता है। ये टी आकार का होता है, जिससे मतलब को भी हम लोग मतलब होता क्या है, जब निषेचन करते हैं ना जी, निषेचन के पहले जब नर और मादा आपस में संयोग करते हैं, उस स्थिति में अगर ये वेजाइना में लगा होता है तो कोई भी माता गर्भ धारण नहीं होती है, जिससे हम लोग जनसंख्या क्या हो जाता है? नियंत्रित हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए, अगला क्वेश्चन है बंध्यकरण से आप क्या समझते हैं? देखिए, अगर कोई माता है माता के लिए देखिए जो नर होता है ना, उसके लिए नसबंदी आप लोग नाम सुने हैं? नर नसबंदी को हम लोग बोलते हैं वासेक्टोमी। क्या बोलते हैं? वासेक्टोमी। ध्यान रखेंगे, नर नसबंदी को नाम से बोलते हैं वासेक्टोमी। सॉरी, रुक जाइए 1 मिनट। नर नसबंदी को किस नाम से जानते हैं? वासेक्टोमी। वासेक्टोमी के नाम से जानते हैं। और वही मादा नसबंदी के नाम से जो होता है उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये नर नसबंदी है और ये मादा नसबंदी है। तो जब कोई मतलब नर और मादा दोनों चाहते हैं कि हमको अगर भविष्य में बच्चा नहीं चाहिए, उस स्थिति में ये अस्थाई विधि है। नर नसबंदी या मादा नसबंदी ये अस्थाई विधि है। मतलब एक बार हो गया तो फिर इसको हम चाह के भी फिर से मतलब गर्भ धारण नहीं करवा सकते हैं। मतलब ये अस्थाई विधि पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। तो अगर कोई पार्टनर चाहता है कि हमको भविष्य में लड़का या लड़की नहीं चाहिए, उस स्थिति में नसबंदी करा लेता है, जिसके लिए नर के लिए होता है वैसेक्टोमी और मादा के लिए ट्यूबेक्टोमी। यही प्रक्रिया बंध्यकरण कहलाती है। देखिए क्या लिखा हुआ है। बंध्यकरण क्या है? बंध्यकरण एक शल्य प्रक्रिया है जिसके दखल अंदाजी के युग्मक परिवहन को क्या कर दिया जाता है? रोक दिया जाता है, जिससे गर्भ धारण होने की संभावना खत्म हो जाती है। बंध्यकरण प्रक्रिया पुरुष के लिए होता है। पुरुष में क्या काट दिया जाता है? शुक्रवाहिनी नलिका को उच्छेदन को काट दिया जाता है। और इन महिलाओं के लिए डिम्बवाहिनी नलिका को काट दिया जाता है। मतलब पुरुष होता है, पुरुष नसबंदी में आप लोग ध्यान रखेंगे, जो पुरुष होता है उसके नसबंदी में हम लोग क्या ध्यान रखेंगे? जो पुरुष होता है उसमें वासेक्टोमी जो होता है प्रक्रिया, उसमें शुक्रवाहक उच्छेदन नलिका को काट के निकाल दिया जाता है। वही महिला जो होती है उसमें डिम्बवाहिनी नलिका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैलोपियन नलिका को काट के क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? बंध्यकरण। बंध्यकरण में फिर से बोल देता हूँ, बंध्यकरण नर के लिए भी होता है और मादा के लिए होता है। नर के लिए जो नसबंदी होता है उसको बोलते हैं क्या? वैसेक्टोमी। और मादा के लिए जो होता है उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो जो नर के लिए वैसेक्टोमी होता है उसमें शुक्रवाहक उच्छेदन नलिका को काट के निकाल दिया जाता है, और जो मादा होती है उसमें डिम्बवाहिनी नलिका को काट के क्या कर दिया जाता है? निकाल दिया जाता है। ठीक है, यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? बंध्यकरण। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है MTP क्या है? MTP क्या है? देख रहे हैं अगला क्वेश्चन क्या है? MTP क्या है? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। MTP बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। याद रखेंगे, मेडिकल, इसका M क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। ध्यान रखेंगे, MTP का फुल फॉर्म पूछा गया है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। ये होता कब है? ये ध्यान से पहले सुन लीजिए, इसके बारे में कुछ चर्चा कर देता हूँ। भारत सरकार ने ये इसको कानूनी रूप से 1971 ईस्वी में इस पे कानून लगा दिया था। भारत सरकार 1971 में, ध्यान रखिएगा, 1971 में इस पर कानूनी कार्रवाई लगाया था भारत सरकार ने। याद रखेंगे इसको,
और बात सुनिए, ये कब कराया जाता है, पहले इसके बारे में ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ने से पहले मैं कुछ बता दूं कि एमटीपी कराया क्यों जाता है। देखिए, अगर कोई लड़की का बलात्कार कर दिया जाए, अगर कोई लड़की क्या कर दिया जाए, बलात्कार कर दिया जाए, अगर उस स्थिति में वह लड़की गर्भधारण हो जाती है, ठीक है, पहला बात हो गया। उस स्थिति में क्या कराया जाता है, एमटीपी कराया जाता है, ठीक है। मतलब इसको बोलते हैं सफैया, समझते हैं ना। अगर कोई स्त्री में सफैया होता है वही है एमटीपी। मतलब क्या, अगर गलती से कोई स्त्री गर्भधारण हो जाती है, वो चाहती नहीं है गर्भधारण होना, लेकिन गर्भधारण हो जाती है, उस स्थिति में एमटीपी कराया जाता है। अन्यथा बलात्कार कोई किसी को कर देता है तो उस स्थिति में अगर वो लड़की गर्भधारण हो जाती है तो उस स्थिति में क्या कराया जाता है, एमटीपी कराया जाता है। या तीसरा कारण सुनिए, अगर कोई महिला गर्भधारण हो गई और गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसमें किसी प्रकार की बीमारी हो जाए तो उस स्थिति में क्या कराया जाता है, एमटीपी कराया जाता है। और मैं बता दूं, एमटीपी 3 मंथ पहले कराना, 3 मंथ से पहले, मतलब गर्भधारण के होने से 3 मंथ पहले एमटीपी करा देना होता है। इसको सुरक्षित माना जाता है, ध्यान रखेंगे। या 12 सप्ताह या बोल दीजिए आपको 3 मंथ के पहले, मतलब कोई भी माता गर्भधारण है तो 3 मंथ के पहले, मतलब 3 मंथ के बाद ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि 3 मंथ के बाद में, जैसे मैं बता दूं, थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा, पहले मंथ के अंत तक हृदय बन जाता है, और दूसरे मंथ के अंत तक हाथ और पैर बन जाता है, और तीसरे मंथ के अंत तक सभी अंग तंत्र बन जाते हैं। तो सभी अंग तंत्र को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, इसलिए 3 मंथ के पहले एमटीपी कराना क्या होता है, सुरक्षित मानी जाती है। या 12 सप्ताह, इसको याद रखें। अब क्यों कराई जाती है मैंने बता दिया है, आइए हम लोग परिभाषा जान लेते हैं। तो परिभाषा एमटीपी का पुस्तक क्या है, देखिए, इसको बोलते हैं सगर्भता का चिकित्सीय समापन। अवांछित गर्भधारण को गर्भ अवस्था पूर्ण होने से पहले ही स्वेच्छापूर्वक या कानूनी रूप से चिकित्सा विधि से समाप्त कर दिया जाता है। मतलब कोई भी माता गर्भधारण है, मतलब 9 मंथ पूजने से पहले ही उसको क्या कर दीजिएगा, सफैया कर दिया गया है। सफैया का समझते हैं ना, मतलब उसके गर्भधारण में जो शिशु पल रहा है उसको मार दिया गया और उसको ख़त्म कर दिया गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एमटीपी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यौन संचारित रोग क्या है। यौन संचारित रोग क्या है, देखिए, सेक्स करने से यौन संचारित रोग फैलता है, इस बात को याद रखेंगे। वैसी बीमारी जो यौन संचारित क्रियाओं द्वारा क्या होती है, फैलती है। इसीलिए बताया जाता है कि कभी भी सेक्स करिए तो कंडोम का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा यौन संचारित रोग फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। इसका एग्जाम्पल है गोनोरिया, ये गलती लिखा है, गोनोरिया होता है, गोनोरिया याद रखेंगे। हर्पिस होता है, एड्स होता है, क्लेमिडियता होता है, और इसके साथ साथ आप लोग को याद रख लेना है हेपेटाइटिस बी होता है। हेपेटाइटिस बी अभी आप लोग क्या करेंगे, याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बताऊंगा तो और भी इसके एग्जाम्पल है जो कि मैं क्लियर करा दूंगा। तो यौन संचारित रोग आप समझ गए, जो कि यौन के द्वारा, सेक्स के द्वारा क्या होता है, फैलता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बंध्यता क्या होती है। देखिए, बंध्यता होता क्या है, ध्यान से सुनेंगे तो अब याद हो जाएगा। बंध्यता, देखिए, बंध्यता पहले मैं समझाता हूँ। नर और मादा साथ में रहते हैं और सेक्स भी करते हैं, और इसके दौरान भी अगर वो गर्भधारण नहीं कर पाते हैं, नर और मादा दोनों आदमी साथ में रहते हैं लोग और सेक्स भी करते हैं, लेकिन कोई भी स्त्री को गर्भधारण नहीं करवा पाते हैं, उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं बंध्यता। उसको क्या बोलते हैं, बंध्यता। और बंध्यता में एक रोग भी होता है, ध्यान रखेंगे। बंध्यता में एक रोग होता है जिसका नाम है टर्नर सिंड्रोम, आप लोगों ने पढ़ा होगा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में भी क्या होता है, ये महिला बांझपन हो जाती है, जिसको हम लोग बंध्यता ही बोलते हैं, ध्यान रखें। जिसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 45 होती है। ताकि हम लोग परिभाषा जान लेते हैं। जब एक कपल में नर और मादा दोनों आ जाएंगे, जो एक साथ रहते हुए भी अनसैटिस्फाइड सेक्सुअल के बाद भी, मतलब सेक्स करने के बाद भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंध्यता बोलते हैं। याद रखेंगे, भूलना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ART क्या है, जनन सहायक। मतलब वैसा कपल जिसका जनन द्वारा बच्चा नहीं हो पाता है, उन्हें किसी विशेष तकनीक के द्वारा बच्चा पैदा कराने में मदद करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ART। इसमें कुछ है नहीं समझाने वाला। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एग्जाम्पल देखिए, यौन संचारित रोग का एग्जाम्पल आ गया। ये गोनोरिया है, सिफिलिस है, हर्पिस है, जननिक परिसर्प है, क्लेडिमेटर ट्राइकोमोनासा है, लैंगिक मसा है, यकृत भी है। बिल्कुल ही भूलना ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसको मैं बताता हूँ, अभी 5 नंबर का है तो ये 5 नंबर में बताता हूँ। अगले क्वेश्चन पे है, क्या है, गर्भाशय वीर्य सेचन क्या है, IUD। इस तकनीक में देखिए IUD क्या है, इसको समझते हैं, रुक जाइए 1 मिनट। हाँ, देखिए
IUD क्या है? ये वैसे तकनीक जो कि स्त्री के उनके स्वस्थ दाता से लेकर शुक्र तक, देखिए ये ऐसी तकनीक स्त्री के पति से या अन्य स्वस्थ दाता से शुक्र लेकर कृत्रिम रूप से स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गर्भाशय वीर्य सेचन। जो कि इसका ये IUD नहीं होगा, इसको ध्यान नहीं रखेंगे, IUD नहीं होगा इसका। गर्भाशय वीर्य सेचन सिर्फ याद रखेंगे कि मतलब किसी दूसरे पति से शुक्र लेकर स्त्री गर्भाशय में क्या कर दिया, डाल दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वीर्य सेचन बोलते हैं, याद रख लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रख्नली शिशु। देखिए होता क्या है, मान के चलिए कोई स्त्री है जिसका गर्भाशय बहुत छोटा है या उसमें अंडाशय नहीं बन रहा है, या हो सकता है उसके पति जो है उनमें शुक्राणु की संख्या कमी हो, शुक्राणु की क्या हो, कमी हो, तो उस स्थिति में माता जो होती है वो गर्भधारण नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है? मादा से अंडाणु ले लिया जाता है। मादा से क्या ले लिया जाता है? अंडाणु। और नर से क्या ले लिया जाता है? शुक्राणु। और इन दोनों को लेने के पश्चात शरीर से बाहर, लैब में शरीर से बाहर, मतलब जितना टेम्परेचर पे हमारे शरीर में निषेचन होता है उतना ही टेम्परेचर पे लैब में क्या किया जाता है? अंडाणु को और शुक्राणु को आपस में निषेचन करा जाता है, जिसके कारण युग्मनज बनता है। और युग्मनज बनने के पश्चात अगर वो 8 ब्लास्टोमेयर तक बना लेता है, कितने तक? 2 से 8 तक बना लेता है, तो इसको फैलोपियन नलिका में डाला जाता है। कहाँ पे? फैलोपियन नलिका में डाला जाता है, याद रखेंगे। कहाँ डाला जाता है? फैलोपियन नलिका में डाला जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ZIFT, याद रख लेंगे। क्या बोलते हैं? ZIFT बोलते हैं, इसको भूलना नहीं है। ZIFT किसको बोलते हैं? जब हमने लैब में अंडाणु और शुक्राणु को निषेचित करा है और युग्मनज बना और 2 से 8 ब्लास्टोमेयर तक रहेगा और उसे फैलोपियन नलिका में डाल जाता है, जिसको ZIFT बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। और 8 से अधिक रहता है तो उसको, अगर 8 से अधिक रहता है, 16 तक रहता है, तो इसको हम लोग गर्भाशय में डालते हैं। कहाँ डालते हैं? गर्भाशय में। बिल्कुल नहीं भूलना है, याद रख लेंगे। तो वही है, लैब में जो प्रोसेस करा के जो माता के अंडाशय में वो गर्भाशय में डाल दिया जाता है और फिर बच्चे पैदा होता है, उसको हम लोग यहाँ पर रखना लीजिए। अनेक स्तरों में अंडाशय तथा गर्भाशय सामान्य रूप से या फिर उनके पत्तों में शुक्राणु की कमी होती है, तो जिससे गर्भधारण नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है? स्त्री गर्भाशय से अंडाणु ले लिया जाता है और उसके पति से शुक्राणु, और क्या बाहर निकाल के संयोग करा जाता है, जिससे बाद में स्त्री गर्भाशय में डाल दिया जाता है। हमने बोला ही कि लैब में प्रोसेस कराइए और माता गर्भाशय में डाल दीजिए, और गर्भाशय में डालने से जो शिशु बनेगा उसको प्रख्नली शिशु बोलेंगे। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए इसके आगे हम लोग कल क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आज का क्वेश्चन था, और इसको सारे क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना ही है। मिलते हैं लोग तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।